नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भाऊ तोरसेकर अभी कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जो 8:30 बजे मेरे साथ जुड़ते हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट और धीरेन्द्र पुंडीर जी, वो इस समय जुड़ रहे हैं। तो उनके साथ चर्चा को शुरू करते हैं और भाऊ भी 2-4 मिनट में जुड़ जाएंगे, फिर उनसे भी चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत का जो मकसद था, क्या उसको हम अचीव करने में कामयाब रहे? देखिए, जिन लोगों को अगर अगर निराशा हो रही है तो केवल ये जानकारी का अभाव है। ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है। ये स्ट्रेटजिक अफेयर का मामला है, मिलिट्री अफेयर का मामला है। ये कोई T20 IPL का मैच नहीं है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए और पूरे मसले को एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अक्टूबर 2016 को भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फरवरी 2019 को बालाकोट में हमने जो है एयर स्ट्राइक की थी। और आज जो है 6 साल बाद हमने जो है पाकिस्तान में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक की है और पंजाब में स्ट्राइक किया है। तो तीनों में ये है कि हमने ग्रेजुअल एस्केलेशन ऑफ अटैक हुआ है 16, 19 और 25 में। पहली बात ये। और प्राइम मिनिस्टर ने 22 अप्रैल की घटना के बाद 24 अप्रैल को बिहार की में एक जनसभा में कहा था, वी विल आइडेंटिफाई, वी विल ट्रैक एंड पनिश। धरती के अंतिम छोर तक उनको मट्टी में मिला देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। आज जो अनाउंसमेंट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, अब को कहीं नहीं कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को हमने बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है, अबायंस में डाल दिया है या सस्पेंड कर दिया है। गोलाबारी नहीं होगी, लेकिन साथ में ये कहा है कि यदि अब कोई नई आतंकी घटना हुई, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यानी फिर हम पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को इन्फॉर्म किए बगैर, दुनिया के किसी देश को विश्वास में लिए बगैर हम एक तरफा कार्रवाई शुरू करेंगे। आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात की। 78 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत की सेना ने इतना जो पंजाब जो कि पाकिस्तान का गर्भगृह का जो गर्भ है, जो पंजाब का दिल है, हार्ट है, उसमें घुस करके मारा है। मिसाइल हमले हुए हैं, कम से कम 5 उनके एयर बेस थे वो तबाह हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो कहीं नहीं आ रही है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे, उनके निकट के जो एयर बेस थे उनको न्यूट्रलाइज, बर्बाद कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान कभी अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बारे में सोच भी ना सके। तो जो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। दूसरी बात यह है कि इंडिया के इस 4 दिन के ऑपरेशन ने, या इससे थोड़े कम समय के ऑपरेशन ने, पाकिस्तान की राजनीति में झगड़े का ऐसा बीज बो दिया है, ऐसी फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी है कि अब शहबाज शरीफ में या जनरल मुनीर में एक को जाना होगा। ये वॉर नहीं है। ये 4 दिन जो जो गोलाबारी हुई है, इसमें कभी भी दोनों सेनाओं ने फॉर्मली युद्ध का ऐलान नहीं किया था, न पाकिस्तान ने और न भारत ने। भारतीय सेना मोर्चे पे अभी तक मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। आज सुबह खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को कश्मीर के जम्मू के मोर्चे पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो जिन लोगों को निराशा है उसका कोई आधार नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जो है सब स्क्रैप नहीं हुआ है। इंडस वाटर टीटी अबायंस में है, स्क्रैप नहीं की गई है। सेम अप्लाइज टू ऑपरेशन सिंदूर। यदि कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और पाकिस्तान इस समय राजनीति के जिस मकर जाल में वो उलझ गया है, उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं है। वो आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद कोई ना कोई हरकत वो करेंगे जरूर, अगर उनको अपने राजनीतिक अंतर विरोधों को और ये खबर आ रही है
कि एलओसी पे फायरिंग जारी है इस समय, लगातार जारी है। तो है। मेरी नॉलेज में भी है, हमारे एक मित्र जी हैं एलओसी के पास, और उनका कहना है कि फायरिंग रुकी नहीं है अभी। तो अभी जी भारत के पास तो सारे ऑप्शन हैं। मैं जरा धीरेन्द्र जी को जोड़ता हूँ। धीरेन्द्र जी, जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो ये पहलगाम की घटना के बाद शुरू किया गया था, और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा था कि हम फुल फ्लैश युद्ध लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। उन्होंने जो कहा था, सेना ने वो किया। यानी जो 21 जगहों की पहचान रॉ ने करके दी थी, उनमें से 9 को उन्होंने टारगेट किया। उनके आतंकवादियों के मुख्यालय, ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर, वो सब उड़ाए। ये जानकारी मिली कि 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए हैं, और आज ही ये जानकारी मिल गई कि उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने हमारा 814 जो वो था एयरलाइंस का विमान कंधार ले गए थे, उसको अपहरित करने वाले भी इन मारे गए आतंकवादियों में शामिल थे। युद्ध तो पाकिस्तान ने बाद में हम पर थोपने की कोशिश की, जब हमारे नागरिक ठिकानों पर उन्होंने अटैक करने शुरू किए, ड्रोन से, मिसाइल से, और अपने जहाज यहां भेज करके। तो ये तो हमें उसका जवाब देना था जो पाकिस्तान ने हम पर थोपा था। हमने युद्ध की बात अपनी तरफ से कभी नहीं की। देखिए, बहुत ही कम ऐसा मामला होता है जब आप ऐसे समर्थकों के अंदर इतना तीर उफटाव देखते हैं, मतलब इतना गहराई तक जो समर्थक हैं उनके अंदर। चूंकि जो लोग ये टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे वो आपकी वॉल पर आए हों चाहे कहीं आए हों, वो दोपहर तक प्रधानमंत्री मोदी के लिए सब कुछ झोंकने को तैयार थे। तो इसलिए ये कहना भी ये नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी 71 से पहले वॉर को, मतलब मुझे नहीं लगता कि जब तक पूरा ऑपरेशन सर्च लाइट उस पर नहीं आ गया उसने कभी कहा हो कि हम वॉर करेंगे। वॉर तो लास्ट मोमेंट तक नहीं हुआ, जब तक कि ताजुद्दीन चौधरी यहां आके मांग के चले गए तब भी नहीं कहा गया। तो वॉर ऐसे नहीं कहा जाता कि कोई अनाउंस कर दे। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर ये जो एक्टिविटी है, अगर ये 7 तारीख को होती तो, और 7 तारीख को जो आपने हासिल किया था वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि आपने जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं वो पूरा सही था कि आपने पंजाबी थ्रेशोल्ड को पार किया, आपने एटॉमिक आईडीए को पार किया, और आपने वहां पर मारा जो मैं तो खैर 1999 से ही कवर कर रहा हूं, और वीरेंद्र जी तो खैर 80s के लास्ट से कवर कर रहे हैं, जो हमेशा ये पढ़ते थे जब आतंकियों की एफआईआर लिखी जाती थी यहाँ घटना के बाद, तो अबू अलकामा या तमाम लोग कहाँ, मुरीद के बेस या बहावलपुर हाउस। तो उन लोगों का जो जवाब था 7 को, वो बहुत ही शानदार जवाब था। लेकिन वो 7 के बाद रुकने, अगर उस वक्त हमको ये होता कि हाँ इसके बाद एस्केलेशन नहीं होता, तो शायद उन तमाम लोगों को भी बहुत कुछ अच्छा लगता। पिछले कुछ समय से वॉर को, हालांकि बहुत ही रिस्ट्रेन था आर्मी की। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस एमई की देख रहे थे जिसमें विक्रम मिश्री थे, वो कभी भी अपने लेवल को आगे नहीं ले जा रहे थे। आप देख रहे होंगे कि उनका रिस्ट्रेन बिल्कुल साफ था, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर या सिविलियन अटैक नहीं किया, वो क्लियर थे। लेकिन जब कल से ये शुरू हो गया था कि पूरी तरह से उन्होंने पाकिस्तान ने जो किया वो एक्ट ऑफ वॉर ही था, उसमें कोई उसको सीधा नहीं, वो सीधा वार की घोषणा ही थी जो उसने किया। उसके बाद जो हमने जवाब दिया। लेकिन आज जब, मुझे लगता है ये ज्यादा शायद आपत्तिजनक हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि वो पहले उसका ट्वीट आता है, फिर उसके विदेश मंत्री का ट्वीट आता है, तब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, और तब आपके यहां से विदेश सचिव 20 सेकंड का बयान देते हैं और वो निकल जाते हैं। अभी हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर किसी को अविश्वास नहीं होना चाहिए, पहला वर्ड तो मेरा ये है। क्योंकि उनके पास जो सूचनाएं हैं कि क्या चीज थी वो हमारे पास अभी नहीं है, वो खुला भी नहीं है। लेकिन लोगों की जो लोगों की मनोस्थिति है, क्योंकि डीजीएमओ आप
इस तरह से हैंडल करना भी मुझे लगता है कि बहुत बहुत मतलब सरकार हमसे तो ज्यादा समझ रही होगी, लेकिन एक डीजीएमओ 12:30 पे फोन करता है, दिन में फोन करता है, और दूसरा डीजीएमओ ओके कर देता है और इसको पूरा राष्ट्र मान लेता है। वो राष्ट्र भी जिसके प्रधानमंत्री रात दिन मीटिंग कर रहे हैं, और वो राष्ट्र भी जो ये कह रहा है कि हमने पाव पाव भर के एटम बम बनाए। दैट इज वेरी सम, मतलब इसीलिए लोगों के अंदर एक वो है। ओमकार जी, भाऊ का मैं स्वागत कर दूं। पहले तो भाऊ 10 मिनट से जुड़े हुए हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका। और आपकी पहली प्रतिक्रिया सीज फायर पर और इस पूरे सिनेरियो पर जो लोगों का गुस्सा उबल रहा है, इस पर भी। ये सब जो है ना, इनको जंग क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, उसको पता नहीं। ये सब क्रिकेट के शौकीन है, ये आप समझ लो। आप इनको बड़ी जानकारी है, बड़े समझदार है, ये समझ रहे हो आपकी गलती है। बेचारे उनकी गलती नहीं है। आपको याद होगा लॉर्ड्स मैदान की छज्जे में खड़े होकर गांगुली ने टी शर्ट घुमाया था, आपको याद है? हाँ, वो मैच घुमाने वाला कौन था? मोहम्मद कैफ था। वो उधर उसने सेंचुरी लगाई थी और कानपुर या शायद कहीं उसके घर पर लोग जाकर फूल बरसा रहे थे। फिर 2 साल बाद एक मैच ऐसी आई कि ये 0 पर आउट हुआ, उसके घर पर पत्थर मारने गए थे। तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं। आप उनको पॉलिटिकल ज्ञान उनको है ऐसा समझ रहे हो। गलती आपकी है, उनकी नहीं है। ये ऐसे ही करते, उनको क्रिकेट या वीडियो गेम इसमें फर्क पता नहीं होता। जो भट्ट साहब बोल रहे थे वो बिल्कुल समझने जैसी बात है। जरा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा जी। जो भट्ट साहब बोल रहे थे उसका मतलब समझो कि ये जो युद्ध विराम है, ये युद्ध समाप्ति नहीं है, युद्ध विराम है। तो युद्ध विराम का मतलब क्या होता है कि आप सामने से गोली चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। अभी युद्ध विराम की शर्तें क्या है ये तक तय नहीं हुआ है। हाँ, युद्ध विराम करेंगे ये तय हुआ है। ये जो क्या होता है, हमारे यहाँ चैनल से बहुत सारे ज्ञानी हो गए। सिर्फ व्हाट्सएप की ज्ञानी विद्यापीठ नहीं है, हमारे यहाँ चैनल का भी एक यूनिवर्सिटी है। उस पर से ये लोग हर दिन हमारे ही चैनल वाले कैसे मूर्ख है। ये आर्मी के जो 2 महिलाएं आकर बताती थी हमको कि ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए, हमने अभी तक 4-5 दिन जो थे, हमने एक बार भी इंटरनेशनल बॉर्डर या क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किए। हमने मिसाइल छोड़े, हमने ड्रोन छोड़े। तो हुआ ये है जो भट्ट साहब बोल रहे हैं, भट्ट साहब यानी सही शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। ये जो युद्ध विराम है उसका मतलब क्या है समझो, इट्स अ न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल है। हमने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के लिए किया था, ना कि पाकिस्तान ने युद्ध पुकारा है इसलिए किया था। तो इसका मतलब न्यू नॉर्मल क्या होता है? ठीक है, तुम कहीं एक बम फोड़ो यहाँ बॉर्डर से किसी को भेजकर, और हम ड्रोन छोड़ेंगे, हम मिसाइल छोड़ेंगे। ये न्यू नॉर्मल है। ये बात समझ लो आप। फर्क क्या हुआ है? फर्क जो हुआ है इसका मतलब ये न्यू नॉर्मल है। अब दूसरी बात आप समझ लो, ये सबसे पहली बात हमें समझना जरूरी है कि ये ट्रम्प कौन है? ये युद्ध विराम कैसे घोषित कर सकता है? सबसे अजीब बात ये है, ना ये भारत का कोई है ना पाकिस्तान का है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि हाँ भाई, भारत पाकिस्तान की वॉर में युद्ध विराम हो रहा है। अरे ये तू तय करने वाला कौन होता है? और ये रात भर अगर बोल रहा है कि हमारी बातें चल रही थी, तो रात भर क्या था? तो 24 घंटे 26 घंटे पीछे जाओ, 24-26 घंटे पीछे जाओगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको मिलेगी कि आईएमएफ ने कुछ 1.5 अरब का लोन इनको सैंक्शन किया है। तो अगर ये बोल रहा है रात भर, यानी पिछले 14-18 घंटे ट्रंप और ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देशों से बात कर रहा है, और उसके पहले ये लोन सैंक्शन हो गया है। अब ये ईरान के सामने, सऊदी के सामने, चीन के सामने, दुबई के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। इसको किसी ने कुछ उसके कटोरे में डाला नहीं। तो आखिर में गया किसके पास? सबसे बड़ा जो साहूकार है, जिसको आईएमएफ बोलती है दुनिया। तो आईएमएफ का डायरेक्टर तो एक ही है, अमेरिका है। उसने बोला कटोरे में कुछ डालेंगे, लेकिन जाकर नाक रगड़ो
सीज फायर करो, और सीज फायर होगा उसके बाद ही चेक हाथ में मिलेगा, समझे आप? ये 26 घंटे 12-14 घंटे में बोल रहा हूं, जरा समझ लो। तो आज सुबह से लगातार पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार बात करेंगे, बोलकर कुछ हल निकल सकता है। ये उन्होंने इनिशिएट किया। तो उन्होंने क्यों इनिशिएट किया? क्योंकि लोन सैंक्शन हुआ है, लेकिन एनओसी मोदी से लाओ तो चेक मिलेगा, समझे आप? ये सब देखना पड़ता है, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये अलग अलग बातें अगर आप जोड़कर देखोगे। अब इसमें हमने मान लिया चलो जो सीज फायर करते हैं, लेकिन ऐसे कम से कम मेरा जो ज्ञान है उसमें 5 सीज फायर ऐसे पिछले 1.5 साल में इजराइल ने तोड़े हैं। हमास और इजराइल का सीज फायर होता था, फिर इसने कुछ किया, उसने नाक खुजाया या इसने हाथ ऊपर किया हमास वाले ने, चलो इजराइल घुस गया। तो सीज फायर का मतलब क्या होता है? तो हमारे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चे, वो बीच में बोलते हैं टाइम प्लीज। तो टाइम प्लीज से ज्यादा इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल है। आज तक हम अरे आया किसने किसी को गोली मारी, किधर बम लगा दिया, अरे बाप रे क्या हो गया, अब हम पाकिस्तान को तरफ उंगली दिखाते थे। अब उंगली नहीं दिखाएंगे, अब हम ड्रोन छोड़ेंगे, अब हम मिसाइल छोड़ेंगे। ये न्यू नॉर्मल हो गया। और ये न्यू नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको फैसिलिटेट करने में हमको ट्रंप ने मदद की है, ये समझ लो। तो ट्रंप बीच में कहां से आता है कि इसको कहीं से, अभी देखो 3 दिन पहले की बात है, और सऊदी का और ईरान का विदेश मंत्री दिल्ली में आकर बैठ गया था। बाद में सऊदी का जो था वो इस्लामाबाद गया। तो कोई इनको पैसा नहीं दे रहा है, इनकी जो पैसे की जरूरत थी वो ट्रंप पूरा करने वाला था। तो ट्रंप ने ऐसी शर्त रखी कि नाक रगड़ो, नाक रगड़ो। अब सबसे पहली बात क्या होगी, ये तो चलता रहेगा, अभी कहीं भी छुटपुट घटना हो कि मिसाइल निकल पड़ेंगे। अब इससे भी आगे जाकर थोड़ा सोचो कि यही तो असली वॉर है हमारे लिए, जंग है, जिसमें हमारी एयर डिफेंस सिस्टम जो देसी है वो सक्सेसफुल हो गई। तो दुनिया भर की मार्केट में लोग मांगने लगेंगे यार हमको ये दे दो, जिसमें मिसाइल रोके जा सकते हैं, जिसमें क्या बोलते वो ड्रोन रोके जा सकते हैं। इसका तो धंधा शुरू हो गया। बहुत सारी बातें कनेक्ट करके देखना पड़ता है। ये अभी बाकी जो है उनको क्या, ये घर में बैठे अपने घर में बैठे इनको मजा आता है, अरे सिक्सर 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 मारते मारते युवराज सिंह क्रिकेट से बाहर हो गया। वैसा तो सिक्सर धोनी भी मार सकता था, लेकिन धोनी ने हर बॉल पर सिक्सर नहीं मारा ना, लेजेंड मारकर रुक गया, रिटायर हो गया। आज तो ये सोचना जरूरी होता है कि हुआ क्या है। अगर और एक बात देखो, आज पहली बार ये 2 महिला एक अधिकारी आती थी एयरफोर्स और आर्मी की, उनके बीच में मेरा ख्याल है वो नेवी वाला आकर बैठ गया था, नायर, और तीनों वॉर अटायर में थे। और सोफिया कुरैशी ने क्या बताया कि हमारी मीडिया में जो खबरें आ रही है उटपटांग आ रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम कहीं इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, हमने तो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किए, ये भी बोल दिया। हमारी मीडिया कितना उटपटांग है ये भी बोल दिया। लेकिन आखिर जो 2 सेंटेंस उसने बोली है सोफिया ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर संकट के लिए रेडी बैठे, इसका मतलब हमने वॉर शुरू ही नहीं किया है, हर चुनौती से निपटने के लिए किया है, हमने एक झलक दिखाई है। तो ये अगर हम समझ ले, ये हमको समझना है, हमको लोगों को समझाना है। जो आके बोलते हैं अरे क्या है, 1 मिनट में मोदी के होते, 1 मिनट में राहुल के होते, ऐसे लोगों को बोलना क्या है। मुझे एक बढ़िया कहानी याद आती है। एक हाथी अपना अपना पेड़ तोड़कर खा रहा था। एक शेर था जंगल का, उसको अचानक कौन है, शेर कौन है, जंगल का राजा कौन है, अरे खरगोश को पकड़ा, वो डरने आप है, लकड़बग्गे को पकड़ा, लोमड़ी को पकड़ा, तो बोलता नहीं आप हो आप हो। ये हाथी पेड़ के पत्ते खा रहा था, उधर जाके बोलता है अबे तू इतना मस्तवाल हो गया खा खा कर, जंगल का राजा कौन है। तो उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा है।
2-3 बार पूछने के बाद हाथी उसको सूंड से लपेट कर लेता है और ऊंचा उड़ा देता है और गिर जाता है। तो शेर क्या बताता है मालूम है? शेर बताता है यार तुझे मालूम नहीं तो मालूम नहीं बोलना, मारना क्यों शुरू करता है? पाकिस्तान की हालत ये है, वो समझ लो। मोदी ने हाथी कौन है ये बता दिया। और थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, 10.5 साल पहले जब पहली बार मोदी शपथ लेने वाले थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वगैरह, तो सार्क के सब लोगों को बुलाया था। तो शो के लिए, कैमरा के लिए नहीं बुलाया था, उनको समझाने के लिए बुलाया था कि भैया आज के बाद मैं तुम सबका बाप हूं, ये समझाने के लिए बोला है। और 2 महीने पहले किसी एक पत्रकार ने ट्रंप को म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में पूछा था, तो बोल रहे दैट विल बी, साउथ ईस्ट एशिया विल बी लुक आफ्टर बाय नरेंद्र मोदी, ही इज माय फ्रेंड। तो क्या कर दिया देखा, चाइना भी बीच में नहीं है। तो ट्रंप बोल रहा है ये डायरेक्टली जो साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका को करना है वो मोदी करेगा। तो मोदी की ताकत बढ़ाने के लिए, इंडिया की ताकत बढ़ाने के लिए ये सब कुछ ढंग से हो रहा है। वहां से नेतान्याहू आ रहा है, इधर से ये आ रहा है। ये समझना जरूरी है, ये आम जनता की बात नहीं है, ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर चर्चा करने वाली बात नहीं है, बहुत गंभीर है। ये संजय राउत या राहुल गांधी या ऐसे लोग जो कुछ बोलेंगे उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारी ऊर्जा, एनर्जी खराब हो जाती है। तो ठीक है, एक बात है कि युद्ध समाप्ति नहीं हुई है। अगर कोई होता है तो इसके बाद तकरार नहीं होगी। डायरेक्टली कहां से आया है, क्या हुआ है, वहां ड्रोन जाएगा या मिसाइल जाएगा, बयान नहीं जाएगा। ये न्यू नॉर्मल है। 3 जगहों से मेरे पास सूचना है। श्रीनगर से सूचना है सीज फायर का उल्लंघन, लगातार गोलीबारी चल रही है। LOC के पास कर्नल अजय रैना का गांव है, आज वो गांव गए हैं। जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था मेरी कर्नल अजय रैना से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं गांव में हूं और अभी भी गोलीबारी जारी है। तीसरा, पठानकोट में हमारा थंबनेल का डिजाइनर है, उसका कहना है कि आज भी यहाँ ड्रोन आए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वहां की सेना का जिसकी भी बातचीत हुई होगी सीज फायर के लिए, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सीज फायर ज्यादा टिकने वाला भी नहीं है। जी वीरेंद्र जी। सर मैं इसमें एक वो बता देता हूँ, बस अपडेट दे देता हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है। उमर अब्दुल्ला ने पहले 25 मिनट पहले एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था श्रीनगर में धमाके सुने जा रहे हैं। अभी उसने कहा है कि ये कौन सा सीज फायर है, ये कोई सीज फायर नहीं दिख रहा है और वो पूरी तरह से आ रहे हैं और हमारे मिसाइल जो हैं, वो जो डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिव कर दिया गया है। तो जो सिचुएशन अब पैदा हो गई है कि सीज फायर का ऐलान तो हुआ और जैसा बाबू कह रहे थे कि कोई शर्तें भी अभी सामने आई नहीं है, पर सीज फायर तो दिखाई दे नहीं रहा है। जरा एक मिनट में बीच में बोलता हूँ थोड़ा, ओमकार जी एक बात और याद दिला दूं कि ऐसे सीज फायर हमास के साथ या PLO के साथ होते थे तो हाँ, उसमें एक डेट तय की जाती थी कि 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, 11 फरवरी या 11 मई 2025 ऐसी तारीख होती थी। बीच में 2-3 दिन होते थे तो उसमें भी फायरिंग चलती थी। दोनों मान लेते हैं, लेकिन उसका टाइम तय नहीं हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और मुझे याद है लेबनान के खिलाफ ऐसा हुआ था कि 4 दिन की मोहलत थी, तो 4 दिन इतना कारपेट बॉम्बिंग इजराइल ने किया था कि कम से कम 2-3 हजार बिल्डिंग जमीन पर ला दी थी। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि यहां बोल गए और क्लिक किया और सब जगह स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं होता है। जी वीरेंद्र जी। चौधरी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो सीज फायर है ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरीके से है। भारत सरकार ने कहा कि हमने खत्म नहीं किया है, हमने इसको स्क्रैप नहीं किया है, हम जब चाहेंगे तब पानी छोड़ेंगे, जब चाहेंगे तब पानी रोक लेंगे, यानी अबायंस में रखा है। तो वैसे ये वाला सीज फायर है जैसा कि यूक्रेन के संग भी हो चुका है, और ऐसी सीज फायर ट्रंप के आने के बाद जो है हमास और इजराइल के बीच में भी हो चुका है।
तो ये सीज फायर को भारत में कुछ ज्यादा ही लोग जो है गंभीरता से ले रहे हैं और उनकी रुचि सीज फायर में कम है। वो उनकी चिंता बिल्कुल ये कि भाई अब तक पीओके क्यों नहीं आया, तो पीओके है या कोई T20 का मैच है ये। तो ये जो है, जैसा कि भाऊ ने कहा कि पहले जाके जो है उसके यहाँ फूल बरसाए, माला डाली कि तुमने सेंचुरी बना ली, और अगर 0 पे आउट हो गए तो जाके उसके यहाँ पत्थर फेंकने लगे। तो ये आपके इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक अफेयर है, इसमें ये कोई हाथ उपहास का विषय नहीं है। और चूंकि पीओके को लेकर के इतनी ज्यादा बयानबाजी बीजेपी के नेता कर चुके हैं, तो लोग उसको फेस वैल्यू पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होने जा रहा है। तो ये बहुत और लोगों को समझना चाहिए कि इस वॉर का सबसे बड़ा जो असर है वो केवल पीओके के अलावा इस बात में है कि जो भारत के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान है, हमें उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। दारुल उलूम देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डंके की चोट पर 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में ये मांग कर रहे हैं कि साहब डी एस्केलेट कीजिए, कम कीजिए, बातचीत कीजिए। ये खुलेआम जो है ये उनकी बैटिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो और जनरल बिपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो ये कहते थे कि भारत की लड़ाई 2 फ्रंट पे है, चीन, पाकिस्तान और हमारे अंदर बैठा हुआ आधा पाकिस्तान। ये आधा नहीं, पूरा है ये। अब लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो इंडी अलायंस को जो नाम दिया है बीजेपी ने, पिंडी अलायंस, वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही सारगर्भित नाम है। लेट देयर बी नो डाउट अबाउट दैट। और कांग्रेस की जो पहली प्रतिक्रिया आ गई है, बस उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये बहुत जो है, ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, ये एक दिन की बात नहीं है। और इसको जो है ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, ये कोई मजाक उपहास का विषय नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और केवल लोगों को जो लोग इससे जो तनाव अनुभव कर रहे हैं, उनको केवल एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी की टेबल पे है, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं वो क्या है? व्हाट इज द क्वांटम ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट इज लाइंग एट द टेबल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डू यू हैव एनी आइडिया? लेकिन 4 दिन में भारत ने जो सबसे बड़ा काम कर लिया कि जो मैंने पहले कहा कि हमने पंजाब के हृदय स्थल में, हमने नाभि में तीर मारा है। उनके जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उनके जो एयरबेस थे, और सबसे बड़ी बात यह है उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के निकट के जो एयरबेस थे, उनको बर्बाद कर दिया। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है कोई सास बहू की लड़ाई नहीं है, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। 1000 साल की लड़ाई में आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान जो है पनाह मांग रहा है। मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं और धीरेन्द्र जी से और भाऊ दोनों से ही उसके बारे में कमेंट चाहूंगा। 10-11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सेनाओं को सुदृढ़ किया है, उनके पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराए हैं, राफेल जैसे, चिन्हूक जैसे जो हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो उनको दिए हैं, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, S-400 रूस से लिया है। और अगर ये जो 5 या 6 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास नहीं होते, तो आप जरा कल्पना करिए कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन ब्रिगेड पिछले 4 दिन में, 3 दिन में एक तरीके से हवा में युद्ध लड़ रही थी, और उन्होंने सैन्य बेस को भी ठिकाना, अपना निशाना बनाया, लोगों के घरों को भी बनाया, अस्पतालों को भी बनाया, गुरुद्वारों को भी बनाया, और उनसे कितनी बड़ी तबाही होती और अब तक कितनी लाशें हम देख रहे होते अलग अलग शहरों में लोगों के घरों में पड़ी हुई। चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उनके 500-600 ड्रोन और मिसाइलें और 2 जहाज हम लोगों ने गिरा दिए। इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है आज। जी धीरेन्द्र जी, अगर आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपना जो है ये कह रहे हैं कि हमने रोक दिया है ना, हम ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरह क्यों नहीं कुचला, तो उसके पीछे पिछले
10-11 साल का जो पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले हैं वो भी एक बड़ा कारण है। आज हमारे पास ये सिर्फ जो आप बता रहे हैं तो हमने बाहर से लिए, लेकिन आज आपके पास जोरावर है, आज आपके पास पिनाका है, आपके पास पूरा मिसाइल सिस्टम जो गया, और इसके साथ आकाश को ये मान लिया गया था, पहले बीच में सोचा गया था कि शायद ये सक्सेस नहीं होगा अगर उस 5 इंटीग्रेटेड मिसाइल से डिफेंस सिस्टम जो हम लोग 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे थे जब 1987 में प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उस समय लगा था कि आकाश शायद फेल हो, लेकिन आकाश ने जितना शानदार काम किया वो भी है। इसके अलावा जिसको हम भूल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं टाटा, महिंद्रा, कल्याणी, ये तमाम ग्रुपों ने जो हमारे एमिशंस आर्सेनल में जो योगदान दिया, यानी जो आत्मनिर्भरता खड़ी की 1965, 1971 और 1962, ये वो वार थे जिसमें हमारे पास जूते से लेके, 62 में तो खैर जूते भी नहीं थे हमारे पास, उनके बाद मांगे हुए भी, वो हमारे पास जूतों से लेके सर के टोप तक लेकर हम लोग सब इंपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि गोला बारूद भी ऑस्ट्रिया जैसे छोटे छोटे यूरोप के देशों से आता था, जो हजारों का। आज की डेट में, आज अगर आप ये स्टैंड देख रहे थे कि हिंदुस्तानी ये कह रहे हैं कि चलो कुचल दें, चलो इसको खत्म कर दें, ये जो मतलब जो निराशा भी, उनको ये समझना होगा कि इस सरकार के 11 साल के फैसलों ने आज इस देश को वहां खड़ा कर दिया कि आपने एक बार किसी देश के मुंह से ये नहीं सुना कि हम अपने फला हथियार की सप्लाई रोक देंगे या कुछ रोक देंगे, क्योंकि हमारे पास ये पूरी ताकत अपनी मौजूद थी। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात है कि अब हम 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने लगे हैं। मतलब रक्षा जो हमारी पूरी जिंदगी आयात में गुजरी थी, पूरे देश की जिंदगी, मतलब उसने अब 25,000 करोड़ का निर्यात शुरू कर दिया है, जो बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो ये सब एक अंदर के देश की ताकत थी, वरना तो इस देश में एक अपराध के लिए जो पहले रक्षा मंत्री हैं उन लोगों पर मुकदमे चलने चाहिए, और मैं तो ये मानता हूं कि उन पर ये कमीशन होने चाहिए। जैसे अमेरिका में बाकायदा ये पूछा जाता है कि वो लोग, जबकि हमको दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए, हम लोग बचपन से पढ़ते थे, आपने भी सर ओंकार सर पढ़ा होगा कि हमको दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए 45 स्क्वाड्रन चाहिए, और ये 30 ईयर लॉन्ग प्लानिंग होती है। आप ये सोचिए, हमारे पास एक एंटनी जैसा रक्षा मंत्री, जिनकी ईमानदारी की हम बहुत कस्में भी खाते हैं, लेकिन वो इसीलिए सिर्फ वो नहीं खरीदते हैं अपने पूरे कार्यकाल में या उससे पहले फैसलों में, ताकि कहीं आरोप ना लग जाए। मुझे नहीं पता कि उस आरोप से उनका क्या मतलब था, लेकिन ये देश 30 स्क्वाड्रन तक आ गया था। इस सरकार ने, आप देखिए, राफेल को तब खरीदा जब पूरे चुनाव में मुद्दा बना दिया गया था, राफेल को लेके घूमा गया था। तो मैं ये कहूंगा कि ये सरकार की 11 साल की इस नीति का कोई पैरेलल नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में, वॉर हिस्ट्री में हमारा कोई पैरेलल इस 11 साल का नहीं है, जिसमें कि हिंदुस्तान अपना सेल्फ रिलायंस पे खड़ा हुआ है। आज तेजस है, आज आपके पास जोरावर है जो घूम रहा है, आपके पास सारंग है वहां 155 mm मार कर रही है, जो बोफोर्स से बेहतर गन है। और ये सब किसने बनाए? ये सब आपके साथ जो सरकार की और प्राइवेट कंपनीज की पार्टनरशिप से बना है। तो आज आप इस देश में अगर खड़े हैं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए, और लोगों को ये हो सकता है, मेरा मानना है कि ऐसे वक्त में भी सरकार के साथ इस वक्त खड़ा होने की जरूरत है। आपको ये सोचना चाहिए कि वो नेतृत्व जो फैसला ले रहा है उसमें कोई गलत मंशा नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो ऐसा हित है। हाँ, ये लगता है, ये सवाल आपको कई बार लगेगा कि कई बार आप जब दौड़ भी रहे होते हैं तो आपके पिता तो जानते हैं कि आपके किस समय कितना दवाई या किसी तरह की जरूरत है या नहीं, लेकिन आपको तो उस समय जोश है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तो जीत जाता, ऐसा बहुत बार होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक उन लोगों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे उनमें से बहुत सारे लोगों को मुझे मालूम है कि वो इमोशनली अब चार्ज हैं, जैसा कि भाऊ साहब ने कहा था सीधे तौर पे कि वो मैच देखने के शौकीन है, तो इसीलिए हमको इस समय उनको ये मानने देना चाहिए। लेकिन ये 11 साल का दौर इस देश की मैं बल्कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह देता हूं कि मैं हिंडन एयरबेस पर जा रहा था, वहां तो मेरा बेटा भी कहने लगा कि मैं भी जाऊंगा, जो 8 अक्टूबर को होती है जो एयरफोर्स डे पर जो परेड होती है, तो मैं चला गया। तो वहां
वो 5 साल का था तो सारे जर्नलिस्ट जितने थे हमारे सब साथ के ही थे, सब हम लोग डिफेंसर को कवर करते थे। तो आने के बाद उससे बातें करने लगे। वो खड़ा होकर मुझसे पूछने लगा कि पापा ये प्लेन कौन सा है? तो मैंने कहा भाई ये रूस से आया है। उसके बाद जगुआर उसको दिखा, ये कौन सा है पापा? मैंने कहा भाई ये इंग्लैंड से हमने लिया है। फिर एक और कोई वो था जो आया हुआ था उसमें, तो वो कहने लगे कि ये उस कंपनी का है, उस देश का है। तो उसने कहा कि पापा घर का कुछ है कि नहीं, हमारा क्या है वो दिखाओ। तो मैंने उसको हंसते हुए कहा कि भाई घर की मूछें हैं, उनको जितना ऐंठ लो। तो ये स्थिति थी हमारी, और आज हमारे पास सब कुछ है। हम तेजस मार्क 2 भी बना रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। हम उसके इंजन को, कावेरी को डेवलप कर रहे हैं। तो एक बदले हुए भारत की जो लड़ाई है उसमें कई बार रणनीतिक फैसले होते हैं जिसमें आप 2 कदम पीछे दिखते हैं ताकि आप 20 कदम की दूरी पार कर सकें। चौधरी साहब, हम लोग का काम आसान कर दिया पाकिस्तान ने, और भाऊ का भी काम आसान कर दिया। सीज फायर को लेके जो लोग नाराज हो रहे थे, और उनका गुस्सा 90% तो निकल गया होगा, और जो बाकी बचा है वो अभी आधे घंटे में निकल जाएगा। जी सर, तो अब समाप्त किया जाए। सीज फायर टूट चुका है, और बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूं, मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा था कि कांग्रेसी सक्रिय हो चुके हैं फिर से, और वो इंदिरा गांधी की महानता का गुणगान करना शुरू कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में भी। वो कहानी खत्म हो गई। और ये लोग भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में किस तरीके से पाकिस्तान के सामने घुटने टेके थे, 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे। अरे जो रूस ने डिक्टेशन दिया वही आपने कर दिया, आपने अपना किया क्या? हाँ, जो उस समय कोल्ड वॉर के शेडो में वो हुआ था, आपका शिमला एग्रीमेंट, जो रूस ने आपको आदेश दिया वही आपने कर दिया। कौन सा बड़ा भारी काम किया इंदिरा गांधी ने? तो भाऊ आखिर में आपके कमेंट। नहीं, जो आप शिमला की बात कर रहे हैं, वो भी मोदी ने तो ये कर दिया ना, क्योंकि हमने सिंधु करार तोड़ दिया है तो पाकिस्तान ने शिमला भी तोड़ दिया है। तो हमारे हाथ जो बंधे हुए थे इंदिरा गांधी के कारण, वो तो खुद हमारे हथकड़ी लगी थी इंदिरा गांधी के कारण, वो पाकिस्तान ने तो खुद ही शिमला करार तोड़ दिया। अब शिमला करार क्या था कि भाई तीसरा कोई नहीं होगा, हम आमने सामने बैठकर आपस में तय करेंगे। अब शिमला बोलता है कि पाकिस्तान ने अगर शिमला तोड़ा है तो बात ये कि तीसरा कोई नहीं होगा, दूसरा भी कोई नहीं होगा, तय तो मोदी ही करेगा। शिमला करार, शिमला एग्रीमेंट पाक ने तोड़ने का मतलब क्या है? और ये क्या होता है, ये हम सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, लेकिन जो शब्द वर्ड होता है उसका असली मायने क्या होता है वो देखना पड़ता है। युद्ध विराम है, सीज फायर है, तो फायर तो चालू रहेगा ना, गोली चलाओ मत, बंदूक लगाए रखो, तो वो होने वाला है। और दूसरी बात एक है कि ये जो हम देख रहे हैं आज, कि मुझे याद आता है कि 2013-14 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और उस वक्त आपको याद होगा वो सीआरपीएफ का कोई जवान था, उसकी गर्दन काटकर सर लेके गए थे और धड़ यहाँ छोड़ा गया था। उस पर रिएक्शन देते हुए नरेंद्र मोदी ने बोला था, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो 5 सर काट के लाने के ऑर्डर देता। अब हमला बढ़ गया है पठानकोट में। नहीं, वो तो एक बात सुनो आप, कि अजहर मसूद के घर के 14 लोगों की गर्दन कट गई। तो ये आज नहीं बोल रहे मोदी, ये मोदी 11 साल पहले बोले थे। और एक बात याद दिला दूं, मुझे लगता है कि मुंबई में कहीं पोद्दार कॉलेज में शायद इनका भाषण हुआ था, उसका वो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हमारे अजीत डोभाल का भाषण है। अजीत डोभाल साहब ने बोला था कि वन मोर मुंबई अटैक एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। यस। तो मुंबई का मतलब क्या है? मुंबई का मतलब सिविलियन पर अटैक। टेररिस्ट अटैक तो है ही, लेकिन सिविलियन पर अटैक। पहलगाम ये टेररिस्ट एक्ट नहीं है, वो सिविलियन पर अटैक है। और इसके बाद भारत पर टेररिस्ट अटैक होगा, जिहादी अटैक होगा, वो पाकिस्तानी आर्मी का अटैक है, ये मानकर उसको रिएक्ट होंगे। ये न्यू नॉर्मल है। मैं बार बार न्यू नॉर्मल बोल रहा हूं, ये अब हमारे लिए नॉर्मल नहीं, वो तो नॉन स्टेट एक्टर, नो, ये आपके है। ये आज तक जो चलता था ना नाटक, दे आर नॉन स्टेट एक्टर।
तो अभी इसमें एक एस्टेब्लिश कर दिया कि कोई हमारे सामने शहीद हाफिज तो नहीं आया, सलाहुद्दीन नहीं आया, अजहर मसूद नहीं आया, वही सीज फायर करो। सीज फायर के लिए आया कौन? अगर पाकिस्तान आर्मी आती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट आती है, इसका मतलब ये सब तंजीमें जो कुछ आप बोलते हो वो आपकी डिवीजन से, तो ये न्यू नॉर्मल हो गया, ये एस्टेब्लिश कर लिया। अब वॉर होगा तो वॉर किस लिए होगा? पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया इसलिए नहीं होगा। एक टेररिस्ट एक्ट दुनिया जिसको मानती है वो अगर हमारे यहाँ हो गया तो हम पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। और वही तो सोफिया कुरैशी ने बताया है कि वी आर रेडी। और आज भी सीज फायर डिक्लेयर करने के लिए आए तो वो वॉर अटायर में तीनों थे। तो ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। जी सर। मीडिया सेवी इतने लोग हो गए कि पिछले 2-3 साल 5 साल में एक अनुभव मोदी के सिवा और भी है हमारा कि हर ओपिनियन पोल फेल जाता है, हर एग्जिट पोल फेल जाता है, तो जल्दबाजी मत करो, मतगणना होने तक रोको। जी जी बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए, और नमस्कार। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।